स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, सी टेट जनवरी 2024 की तिथि जो है नज़दीक आते जा रही है। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों। तो हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को रिवीजन कर पाएँ उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो आज इसी क्रम में मैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जनवरी 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसमें एसएसटी के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करने वाले हैं, एनालाइज़ करने वाले हैं और इससे जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक बार आप शेयर कर दें दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे महत्वपूर्ण पीडीएफ्स और इसके लिंक्स जो है वो आपको वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएँगे। टेलीग्राम का नाम है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों स्कूलिंग एजुकेशन, SCHOOLING एजुकेशन, EDUCATION। ठीक है, तो आज चलते हैं दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरबन डेल्टा, सबसे पहले यही जान लेते हैं दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा डेल्टा कहाँ है? तो ये भारत और बांग्लादेश के सम्मिलित क्षेत्र में है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के, ठीक है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे ये हो गया, तो ये बांग्लादेश हो गया दोस्तों, ये भारत का हो गया। ठीक है, तो इधर से गंगा नदी आके मिलती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये इसका जो सम्मिलित क्षेत्र है, ये आपका क्या कहलाता है? गंगा सुंदरबन डेल्टा। अब इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा दोस्तों? तो यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सुंदरी नामक वृक्ष बहुत आतायत रूप में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। ठीक है, और बात करें ये यह मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और ताप्ती नदी की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, जहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने के साथ साथ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है दोस्तों। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, महानदी और गोदावरी ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी हैं और कृष्णा और कावेरी भी आपके पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक, आगे चले दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतपन या इंसोलेशन। ठीक है, आतपन या फिर इंसोलेशन का संबंध है। पहला है वायु दाब से, दूसरा है मौसमी पवनों के साथ, तीसरा है सूर्य ऊर्जा के साथ और चौथा है बहिर्मंडल और उनमें होने वाली गैसों के साथ। तो जो आतपन है, इसको तोड़ के अगर पढ़े ना दोस्तों, तो आई एन इन प्लस फिर यहाँ पे 16 SOL। ठीक है, इन इनकमिंग इनमें से हो जाती इनकमिंग सोलेशन जो है वो आपका सोलर रेडिएशन, जो सूर्य की किरणें हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, इनकमिंग, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा, उसका संबंध क्या है? आत्मन या इंसोलेशन से। ठीक है, सूर्य ऊर्जा के साथ इंसोलेशन का संबंध है। अब बात करें तो जो पृथ्वी है वो आपका सूर्य से कितनी ऊर्जा प्राप्त करता है? तो सूर्य से जो निकलने वाली ऊर्जा है उसका 2 अरबवां भाग, मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त करता है पृथ्वी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बायोगैस से संबंधित प्रश्न है। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है? तो बायोगैस निम्न में से अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण है? ऑप्शन है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन और मीथेन और हीलियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मीथेन, बायोगैस क्या है? तो बायो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बायोगैस क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इसको हम लोग गैर परंपरागत स्रोत के नाम से भी जानते हैं। गैर गैर परंपरागत स्रोत भी है बायोगैस। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है। इसमें बात करें दोस्तों, ये किसका मिश्रण है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। मीथेन, इसमें लगभग 75% मीथेन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये लगभग 25% आपका कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग देखते हैं हम लोग, देखते हैं खाना बनाने के लिए, फिर और जो जैविक खाद्य है दोस्तों उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की पहचान करना है। जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की पहचान करना। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों, ये पहले जान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ऑप्शन नंबर 2 में है कोयला, ईंधन और बायोगैस। ऑप्शन नंबर 3 में है जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर 4 में है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, परंपरागत स्रोत पहले देख लेते हैं क्या होता है। परंपरागत स्रोत क्या होता है, तो वैसे जो ऊर्जा के स्रोत हैं जो शुरू से चलते आ रहे हो, शुरू से लोग यूज करते हैं, ठीक है, पहले से लोग यूज करते हैं। इसकी मात्रा क्या है, सीमित मात्रा है। ठीक, इसकी मात्रा क्या है, सीमित मात्रा है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लोग जो यूज करते हैं, ईंधन का यूज करते हैं, प्राकृतिक गैस का यूज करते हैं, खनिज तेल का यूज करते हैं। तो ये सब की मात्रा क्या है, एक सीमित मात्रा में अवेलेबल है, ये ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसका अगर लगातार दोहन करेंगे तो क्या होगा, ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, लगातार दोहन के कारण ये क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं बायोगैस, अभी मैंने बताया क्या है, एक गैर परंपरागत स्रोत की पहचान है। ठीक है, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय आपके ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन ऊर्जा स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा और फिर सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सारे आपके किसका है, ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही, 4 का। नेक्स्ट है, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, क्या बोल रहा है, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से क्या बोल रहा है, दूर जाते हैं। ये सन है तो इससे हम लोग जैसे जैसे दूर जाएंगे उससे क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में है ग्रहों द्वारा सूर्य से चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है और अन्य ग्रह, उसकी जो है अवधि क्या होती है, जैसे जैसे सूर्य के साथ आगे जाएंगे हम लोग, दूर जाएंगे तो घटती जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 में है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूर्य से दूर हम लोग अन्य ग्रह की ओर जाएंगे, जैसे पृथ्वी हो गया, फिर उसके बाद फिर मंगल हो गया, बृहस्पति, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे सूर्य से तो क्या बोल रहा है, परिक्रमण की अवधि बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर 4 में है सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस से बने हैं। ठीक है, तरल पदार्थों से बने हैं। नजदीक के ग्रह के बारे में क्या बोल रहा है, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। और दूर स्थित ग्रह चट्टानी ग्रह चट्टान से बने हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सूर्य, पहले हम लोग देखते हैं सूर्य से जैसे 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 दूर जाते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या होता है, यह आकार जो है, आकार की बात कर रहा है, पहला में ऑप्शन में बोल रहा है आकार। तो आकार देखते हैं, पहले सबसे छोटा ग्रह बुध यहाँ पे है आपका, फिर आपका शुक्र यहाँ पे है, फिर मंगल है, पृथ्वी है, मंगल है, और सबसे बड़ा ग्रह है उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग बृहस्पति। फिर आकार में छोटा हो जाता है शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून इससे छोटे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति यहाँ पे है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रमशः घटता जाता है, तो ऐसा है, तो ऐसा तो नहीं है। क्रम से इसकी जो बात करें तो ऐसा होना चाहिए था, सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे होना चाहिए था बुध के पास। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ आपका, गलत है। परिक्रमण की अवधि की बात कर रहा है दोस्तों, तो परिक्रमण की अवधि क्या है, घटती जाती है, बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में क्या, परिक्रमण की अवधि घटती जाती है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, बुध जो क्या होता है, वह कितना लगभग 88 दिन में आपका एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शुक्र देखते हैं 255 दिन में लगभग लगभग। ठीक, पृथ्वी की बात करें तो 365 दिन में लगभग, फिर से 365 दिन में, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते जाता है, तो जैसे जैसे हम लोग अब दूर जाते हैं वो क्या होगा, परिक्रमण की अवधि घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं कि नजदीक के ग्रह गैसीय नहीं दोस्तों, ये गलत है। और दूर के ग्रह चट्टानों से बने हैं, ये भी गलत है। कि जितने भी आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, सूर्य के अंदर जो सूर्य के जो आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं, सूर्य और क्षुद्र पट्टी के जो बीच के अंतर में जो ग्रह है उसको हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। क्षुद्र पट्टी के आंतरिक जो ग्रह उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग सूर्य से दूर जाते हैं परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ऑप्शन 5वां का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दिए गए लक्षणों के आधार पर, ए बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करना है। दिए गए लक्षणों जो ए बी है उसके आधार पर महाद्वीप की पहचान करना है। पहला बता रहा है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। बी में बता रहा है यह द्वीपीय महाद्वीप, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या इसको अंटार्कटिका को बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका को बोलते हैं या फिर अफ्रीका को बोलते हैं। तो इसको किसको हम लोग सबसे छोटा महाद्वीप जानते हैं और पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तीन चीज दिया हुआ है, तीन हिंट दिए हुए हैं दोस्तों, इसकी मदद से हमको पहचाना है द्वीप की पहचान करनी। तो जानते हैं दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे हम लोग आप क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके पूर्व में जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया जाता है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा कोराल जो भित्ति है, कोरल भित्ति जो है वो प्रवाल भित्ति जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका सूखा एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। पश्चिमी जो क्षेत्र है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में रूप में विस्तृत है। ठीक, क्यों विस्तृत है, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण यहाँ पे जो पश्चिमी क्षेत्र में है, वर्षा उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, इसको प्यासी धरती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यासी धरती भी बोलते हैं इसको। ठीक, आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, संसाधनों के संबंध में ए और आर पर विचार करना है। ठीक है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। क्या बोल रहा, कथन में बोल रहा है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कारण में बता रहा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें से ए और आर दोनों सही है, आर ए को स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए को स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है और आर गलत है, और आर सही है, ये गलत है और आर सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संसाधन के बारे में कथन दिया गया है दोस्तों। तो संसाधन क्या होते हैं दोस्तों, संसाधन जो जिसका हम लोग वैसे वैसे वस्तु जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अपनी दैनिक आवश्यकता को पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक, तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ऐसा नहीं है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोना चांदी उसका क्या है मूल्य है, लेकिन हवा का क्या है मूल्य है। मतलब यहाँ पे आर्थिक मूल्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक मूल्य है क्या हवा का, उसका तो हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हवा उसका आर्थिक मूल्य नहीं है। सौर ऊर्जा, ठीक है, उसका क्या है आर्थिक मूल्य है नहीं है। लेकिन क्या बात करें, अगर पानी है तो उसका भी अभी देखते हैं हम लोग दोस्तों, गांव क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उसको क्या कर रहा है लोग, एक प्लांट के रूप में विकसित कर, इंडस्ट्री वाटर प्लांट इंडस्ट्रीज विकसित करके उसको पानी का कीमत लगाया जा रहा है। ठीक है, तो सभी संसाधनों का नहीं, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ठीक, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो संसाधन में परिवर्तन करते हैं। हाँ दोस्तों, कारण क्या है सही है, मतलब कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो देखो ये है, सेकंड। तो सॉरी दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या था, कथन सही और कारण, कथन गलत है और कारण सही है। क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दिए गए कथनों पर विचार कर और उचित विकल्प का चयन करना। ठीक है, कथन दिया गया है उसका विचार करना और जो उचित कथन होगा उसका सही करना। ठीक, तो बोल रहा है, कथन में बोल रहा है सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा था। कथन बी बोल रहा है सहारा की गुफाएं से प्राप्त चित्र जो है, नदियाँ, मगर का चित्र, हाथी का चित्र, सॉरी हाथी लिखा हुआ है, हाथी का चित्र, शेर, पशु और बकरियां दर्शाते हैं। तो जो सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, यह कहाँ पे है, तो सहारा रेगिस्तान आपकी बात करें तो यह अफ्रीका में है। कहाँ पे,
अफ्रीका महाद्वीप में। यह विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है वर्तमान में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। इससे हम लोग देखते हैं कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा इससे प्रभावित होती है। कर्क रेखा इसके सारा रेगिस्तान के बीच में से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, यह भारत के लगभग 3 गुना, मतलब 2 गुने से अधिक है, लगभग 3 गुने, लगभग 3 गुना बड़ा है भारत का इसका क्षेत्रफल, सहारा रेगिस्तान का। ठीक है, तो यह एक समय क्या था, पूर्णतः हरा भरा था। कथन सही है दोस्तों। ठीक है, बोला कथन भी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु और बकरियों को दर्शाते हैं। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो ये इसका दोनों कथन क्या हो जाएगा आपका, दोनों कथन सत्य है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करना है। उचित विकल्पों के साथ क्या करना है, निम्नलिखित का मिलान करना है। पहला में है शंकुधारी वन, दूसरा में है भूमध्यसागरीय वन, तीसरा में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और चौथा में है शीतोष्ण सदाबहार वन। और इधर दिया हुआ है महाद्वीपों के पूर्वी किनारा, और दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, नरम काष्ठ वाले वृक्ष, और महाद्वीप के पश्चिमी किनारा किनारा है। तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो मिलान करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, शंकुधारी वन जो है, शंकुधारी में जो वन में जो लकड़ी है वह क्या होता है, नरम काष्ठ वाले ठीक है, नरम काष्ठ वाले। ठीक, यहाँ पे मिस्टेक से टाइप हो गया है दोस्तों। ठीक, भूमध्य सागरीय वन की बात करें तो यह महाद्वीप के पश्चिमी किनारे में पाए जाते हैं। बी का 4, बी का 4 कहाँ पे, यहाँ पे। ए का 3 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो यह, इसकी लकड़ी जो दृढ़ काष्ठ मतलब कठोर लकड़ी होती है। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा। और शीतोष्ण सदाबहार वन ये आपके महाद्वीप के पूर्वी किनारे में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक, देख लेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और उनके वर्गीकरण को मिलान करना है। ठीक है, एक साइड वर्गीकरण दिया हुआ है और इधर दिया संसाधनों के प्रकार। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 में जो है विकास व प्रयोग के स्तर के आधार पर मिलान करना है। दूसरा है उद्गम के आधार पर जो संसाधन होते हैं उसका मिलान करना है। तीसरा है संसाधन जो वितरण है, वितरण के आधार पर। और चौथा है भंडार के आधार पर। यहाँ पे वर्गीकरण का आधार दिया है, यहाँ पे संसाधनों का प्रकार दिया हुआ है। ठीक, तो बात करें दोस्तों विकास व प्रयोग के आधार पर, विकास और प्रयोग के आधार पर जो होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन में इसको बांटते हैं। ठीक है, विकास और प्रयोग के आधार पर। वास्तविक संसाधन क्या होता है, तो वैसे संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है और हम लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, संभव संसाधन वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है लेकिन भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो अभी जो भी संसाधन हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जैसे झारखंड में कोयला जो जो मात्रा है, कोयले की मात्रा, उसकी मात्रा क्या है, ज्ञात है और हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, जो स्टील से है। ठीक है, देखते हो प्राचीन समय में जो पवन ऊर्जा है, जो भी वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, पर प्राचीन समय में इसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी संसाधनों तकनीकों के विकास और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण क्या हो रहा है, इसका उपयोग संभव हो गया है। तो अभी ये जो पवन है ऊर्जा है वो क्या आपका वास्तविक संसाधन के रूप में हो गया, लेकिन 200 वर्षों पूर्व जो है पवन ऊर्जा आपका एक संभवित संसाधन के रूप में था। ठीक है, उद्गम की बात करें तो उद्गम के आधार पर दोस्तों वो जैव और अजैव, उसकी प्रकृति कैसी है, जैव और अजैव। ठीक है, कौन से कौन से संसाधन जैव है और कौन से संसाधन अजैव है, उसके आधार पर उद्गम के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, वितरण के आधार पर बात करें तो वितरण के आधार पर संसाधन कहाँ कहाँ विद्यमान है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, तो उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो सर्वव्यापी संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापी हो गया वैसे संसाधन जो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आपके हवा, वो क्या है, हर जगह अवेलेबल है। और स्थानिक संसाधन क्या होगा, वैसे संसाधन जो कहीं कहीं विद्यमान है, हर जगह अवेलेबल नहीं। जैसे आपके बात करें तो खनिज इसके अंतर्गत आ जाएगा, स्थानिक के अंतर्गत। ठीक, तो खनिज क्या है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। भंडारण की बात करें तो इसको नवीकरणीय संसाधन और
अनवीकरणीय संसाधन। भंडारण मतलब किसका जो है वो सीमित मात्रा में, कौन सा संसाधन, और कौन सा संसाधन असीमित मात्रा में, इससे रिलेटेड समझिए, ठीक है। सीमित और असीमित। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जो असीमित रूप से है, ठीक है। जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, यह असीमित है, ठीक है। आणविक आणविकरणीय वैसे संसाधन जिसकी मात्रा सीमित है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन, ये सारे क्या है कि अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो एक नंबर इसका हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, दिए गए लक्षणों के आधार पर वायुमंडलीय परतों की पहचान करना है। जो वायुमंडल परत है उसकी पहचान करना है दिए गए लक्षण के आधार पर, ठीक। ए नंबर में कह रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और बी में कह रहा है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। ये विशेषता कौन सी परत की है, कौन से मंडल की है, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे क्या है, एक वायु की बहुत पतली, ठीक है, वायु की पतली परत जो है, गैसों की ज्यादा लिपटी हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। इसको जो है ताप के आधार पे और ताप और गैसीय संरचना के आधार पे इसको क्या किया गया, अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। तो ये पृथ्वी हो गया, ठीक। इसके पहला मंडल को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल, इसके ऊपर मध्य मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर बाहरी मंडल, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अंत में क्या है, ब्रह्मांड है, ठीक। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बांटा गया है। तो जो बोल रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश कर ले वाले उल्कापिंड इस परत में आके जलने लगते हैं, तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका है मध्य मंडल जो है, मध्य मंडल में, मध्य मंडल में क्या उल्कापिंड आपके जलने लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक। इसमें ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान घटना प्रारंभ हो जाता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटना प्रारंभ होता है, माइनस, लगभग माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान हो जाता है वहाँ पे। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 80 किलोमीटर, ठीक। 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और वहाँ पे जाते जाते तापमान क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तक तापमान घट जाता है। यहाँ पे देखते हैं उल्का पिंड की इस परत में क्या हो जाते हैं, जलना प्रारंभ कर जाते हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे बात करें, छह मंडल की बात करें दोस्तों, छह मंडल इसमें, तो छह मंडल जो पृथ्वी की सबसे निकटतम, जो सबसे पहली जो मंडल है उसको छह मंडल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। इसमें जितने भी मौसमी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में घटित होते हैं, जितने भी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल, इसमें एक और खास विशेषता है, 165 मीटर की ऊंचाई पे क्या होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट घट जाता है, ठीक है। इसकी विशेषता है, ठीक। यहाँ पे जितने भी आपको मौसमी घटनाएं देखते हैं, और दिन और रात में जो भी घटनाएं हम लोग देखते हैं, जैसे आपके बादल बनना, ये सारे आपके क्षोभ मंडल में होता है। सूर्य की जो लालिमा दिखती है वो सारे इसी मंडल में दिखते हैं, ठीक है। आगे बात करें इस मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल में देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या होता है, जो ओजोन परत है समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 के दोस्तों, भारत में जो बोल रहा है, भारत की बोल रहा है क्या, शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी सी पर विचार करना है, ठीक है। कथन ए बी सी और पर विचार करना है, ठीक। तो इसमें बोल रहा है, ए में बोल रहा है इस मौसम को दक्षिणी मानसून के नाम से जाना जाता है। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी मानसून के नाम से जाना जाता है। और बी में बोल रहा है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहा है यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है, शरद ऋतु। ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत है। ओ माय गॉड, ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी ए सी सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है
बी सी सही है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, ए बी सी तीनों सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? शरद ऋतु कब आता है? तो ये आपका सितंबर अक्टूबर के बाद आता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आता है। यह दक्षिणी मानसून के नाम से जाना जाता है, गलत, ठीक है। इसे इसमें इस टाइम पे क्या होता है, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की स्थल की ओर चलती है, गलत, उल्टा है। जो स्थल से है यह जो पवन है लौटने का समय है, क्या है, मानसून के आने का समय नहीं है दोस्तों, मानसून के लौटने का समय शरद ऋतु है, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं तमिलनाडु, जो भारत का दक्षिणतम भाग है, तमिलनाडु, और और यह कर्नाटक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्षा प्राप्त होती है शरद ऋतु में, ठीक है। कब? जब मानसून इधर से लौटता है स्थलीय क्षेत्र से, तब, ठीक है। तो ये आपका ये भी सी तीनों क्या है, गलत है। तो ये राइट ऑप्शन ए नंबर का हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। शरद ऋतु में तीनों गलत कथन जो है गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉल्फिन के बारे में कथन ए और बी और सी पर विचार करना है। डॉल्फिन, इसको हम लोग आंधी डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सूसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। बात क्वेश्चन ए में बता रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के आलवन जल में, कहाँ पे, आलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बी में बोल रहा है डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है, डॉल्फिन का अभ्यारण्य जो है वो बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहा है डॉल्फिन की उपस्थिति जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। ए बी सी तीनों ये भी गलत है, सी सही है, ए सी सही है, बी गलत है, बी सी सही है, ए गलत है, और ए बी सी तीनों सही है। तो बात करें जो डॉल्फिन है दोस्तों, जो पाया जाता है वह गंगा की नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो आलवन मतलब मीठे पानी जल में, शुद्ध जल जो है, मीठे पानी या फिर शुद्ध जल है उसमें पाया जाता है, ठीक है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, यह भी आप कथन आपका सही है। डॉल्फिन डॉल्फिन जब किसी जल में देखी जाती है इस गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में, तो वहां पता चलता है कि जल जो है वो जल शुद्ध जल है, ठीक है, जल का शुद्धता पता चलता है। तो ये तीनों आपका कथन क्या है, तीनों सही है, ये भी सी तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, उचित विकल्प का चयन करना है और मिलान करना है, ठीक है। इधर दिया हुआ महादेश महादेश का नाम दिया हुआ, और इधर ये जो क्या बोलते हैं मरुस्थल है उसका नाम दिया हुआ है। तो उसका मिलान करना है कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, और एशिया में कौन सा पाया जाता है, अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, और उत्तरी अमेरिका में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो बात करें एशिया में, एशिया में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, टकला मकान, ठीक है, ए का 4। यहाँ देखे दोस्तों ए का 4 कहाँ पे है, यहीं पे मिल गया हमारा ऑप्शन, ए का 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में ए का 4 है, ठीक है। ए का 4 आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है, 4 नंबर में ए का 4। अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका में कौन सा है, एशिया में आपका टकला मकान, अफ्रीका में नाबीब, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है दोस्तों, ग्रेट सैंडी या फिर ग्रेट बेसिन। तो ऑस्ट्रेलिया में आपका है ग्रेट सैंडी, और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में टकला मकान, ठीक, अफ्रीका में नाबीब, ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो आपका ये ग्रेट सैंडी, और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन है, ठीक है। याद रखेंगे विभिन्न विभिन्न जो महादेश है, महाद्वीप है, वहाँ पे जो जो मरुस्थल है उसके नाम को याद रखेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं मैच मैच द फ्लोइंग में, ठीक है। तो एक बार जाने से पहले देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, पेट्रोलियम के बारे में कथन ए बी और सी पर विचार करना है। पेट्रोलियम के बारे में क्या करना है, ए बी और सी पर विचार करना। ए में बोल रहा है यह आग्नेय चट्टानों के छिद्रों में पाया जाता है, इसमें इससे बने उत्पाद को काला सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और है बात कर रहा है भारत में तेल का प्रथम कुआं असम में 1890 में लगाया गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए बी सही है, सी गलत, ए बी सही है, सी गलत है, ए सी सही है, बी गलत है, बी सी सही है और ए गलत है, और ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पेट्रोलियम जो है आपका, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम आपका अवसादी चट्टान के, अवसादी चट्टान के क्या होता है, अवसादी चट्टान के परतों में पाया जाता है, ठीक है, परतों में, अवसादी चट्टान के परतों में पाया जाता है, छिद्रों में पाया जाता है, ना कि आग्नेय चट्टान। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका
गलत हो गया। आग्नेय चट्टान जो है वो आपका ज्वालामुखी की लावा से जो उत्पन्न होता है दोस्तों, लावा के जो लावा है उसके ठंडे होने के कारण आग्नेय चट्टान बनती है। तो उसमें क्या जीव जंतु या फिर जो और भी अवसाद जिसके जीवाश्म है वो पाए जाएंगे? तो नहीं पाए जाएंगे आग्नेय में, ठीक है। अवसादी चट्टान के जो क्षेत्र हैं वह आग्नेय चट्टानों के अपरदन के कारण बनते हैं, अपरदन और निक्षेपण से अवसादी चट्टान बनते हैं, ठीक। तो अवसादी चट्टान में देखते हैं जो भी जीव जंतु हैं वो दबते हैं तो उसके जीवाश्म से जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है, ठीक। इसी उत्पाद को काला सोना के नाम से जाना जाता है। भी आपका सही है, इसको उत्पाद को जो हम लोग काला सोना के नाम से जानते हैं। भारत में प्रथम तेल का कुआं 1890 में असम में डिगबोई में लगाया गया। यहाँ पे डिगबोई में लगाया गया, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, आपका बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका सही हो जाएगा, बी और सी सही है, ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने जो ज्योग्राफी किया है वो 15 क्वेश्चन को किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे आगे सीडीपी को भी कवर करेंगे, एसएसटी की जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। कमेंट में बॉक्स में बताएं आपके 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।